Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is Yunus Khan and I am here with a new topic of biology from class 10th. आज का टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन दी रेट ऑफ ब्रीथिंग. हमारे सांस लेने का जो निज़ाम है और सांस लेने की जो रफ्तार है उस पे आज बात करेंगे. बाकी सारी चीज़ें रेस्पिरेटरी सिस्टम और उसके फंक्शंस और उसके पार्ट सारी चीज़ें डिस्कस हो गई हैं. यहाँ आज हम बात करेंगे कि हमारे रेट ऑफ ब्रीथिंग पे एक्सरसाइज का क्या असर होता है. मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे हों, हम दौड़ रहे हों, भाग रहे हों, तो उस दौरान हमारे सांस लेने के उस पे जो है ना फ़र्क पड़ता है. क्या असरात उस पे पड़ते हैं वो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ब्रीथिंग एक दफ़ा फिर इस पे बात करते हैं. और रेस्ट कंडीशन में, मतलब जब हम रेस्ट कंडीशन में हो तो फिर हमारे ब्रीथिंग का क्या हाल होता है, उसके बाद फिर एक्सरसाइज में क्या चेंजेस आती हैं. तो ब्रीथिंग आपको पता है. ब्रीथिंग बेसिकली ब्रीथिंग इज व्हाट, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेलेशन प्लस exhalation. That is a combination of inhalation and exhalation. Inhalation or inspiration of oxygen and expiration of the carbon dioxide. That is simply the breathing. So normally एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग अगर हम ले लें तो रेस्टिंग कंडीशंस में ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशंस या एट रेस्ट नॉर्मल जो इंसान है उसका डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द ह्यूमन बॉडी वो क्या है कि उस तरह भी चेंज आता है. अगर बच्चे हैं तो बच्चों का ज़्यादा होता है और जो ये बढ़ते जाते हैं तो फिर सांस की रफ्तार जो है वो कम होती जाती है. यहाँ पे हम एडल्ट ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशंस क्या होता है. नॉर्मली द रेट ऑफ breathing is 15 to 20 times per minute. एक मिनट में हम क्या करते हैं 15 से लेकर 20 तक दफा सांस लेते हैं. 15 से 20 दफा सांस लेते हैं. सो इट इज व्हाट द रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन. नॉर्मली जब हम बैठे हो, नॉर्मल कोई काम नहीं कर रहे हो, तो उस वक्त 15 से 20 टाइम्स पर मिनट ये हमारे सांस लेने की रफ्तार होती है. अच्छा, फिर जब हम काम शुरू करते हैं, कोई दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, खेलते कूदते हैं, उस वक्त हमारी सांस फूलना शुरू हो जाती है. तो उस वक्त क्या चेंजेस आती हैं ये डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये जो चाहे 15 हो, 20 टाइम्स हो, 18 टाइम्स हो, जो भी हो, लेकिन इस दौरान जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आ जाता है उसके साथ क्या हो जाता है. उसके साथ ये होता है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिस आर लंग्स, ये लंग्स हैं, ठीक है. लंग्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं. इस दौरान बाहर से जो है ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन कम्स इन और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा लेवल करते हैं. दीज आर दी लंग्स, ये लंग है, ठीक है. लंग के इर्द गिर्द दीज आर दी रिब्स. आपके सामने में लेवल करता हूं. रिब्स के दरमियान जो मसल्स, ये आपको जो ग्रीन नजर आ रहे हैं, ये जो रिब्स के दरमियान मसल्स हैं इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स. ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है पिछली क्लासेस में. अच्छा, हमने यहाँ पे दो किस्म के इंपॉर्टेंट मसल्स डिस्कस किए थे. एक ये इंटरकोस्टल मसल्स, मतलब कोस्टल लफ्ज रिब्स के लिए इस्तेमाल होता है, तो रिब्स के दरमियान वाले मसल्स इंटरकोस्टल मसल्स. और एक मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास डोम शेप स्केलेटल मसल्स का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं डायफ्राम. दैट इज कॉल्ड एज डायफ्राम. तो ये डायफ्राम के मसल्स और ये इंटरकोस्टल मसल्स, इन दोनों का लंग्स के कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन में बहुत ज्यादा अहम रोल होता है. इनका जब कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, तो लंग्स भी कंट्रैक्ट और एक्सपेंड होते हैं. तो इसमें इन दोनों का बहुत ज्यादा अहम रोल होता है. अच्छा, जब ऑक्सीजन आ जाता है अंदर लंग्स में तो ये कैपिलरीज हैं, इधर से कैपिलरीज फिर इसके आते हैं, इसके ऊपर पास होते हैं और आगे जाते हैं बॉडी की तरफ. तो क्या है, ये वो कैपिलरीज है जहां पे एक्सचेंज हो चुका है. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन जो है इन कैपिलरीज को मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल चुका है. तो लिहाजा मतलब ये हुआ कि अब इन कैपिलरीज में जो ब्लड आ रहा है, दैट ब्लड कंटेन्स ऑक्सीजन. अब इसमें ऑक्सीजन मौजूद है,
और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट इसको पंप करता है और फिर हार्ट से ये निकल के बॉडी की तरफ जाता है। तो ये क्या है, अब दीज आर फॉर एग्जांपल दी बॉडी टिश्यूज, ये बॉडी टिश्यूज हैं, दीज आर दी बॉडी टिश्यूज। नॉर्मल हम बात करें, अभी इस वक्त एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जब ये 15 to 20 टाइम्स पर मिनट हमारे ब्रीथिंग का रेट होता है, तो ये बॉडी टिश्यूज में जब ऑक्सीजन आता है तो यहाँ पे क्या होता है, बॉडी टिश्यूज में पूरा एक प्रोसेस होता है जिसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द सेलुलर respiration, so during cellular respiration what happens, सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ये जो ऑक्सीजन आ जाता है टिश्यूज में और सेल्स में, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को इस्तेमाल करके और किसी हद तक साइटोप्लाज्म को भी इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इसी ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ मिला दिया जाता है, C6H12O6 दैट इज ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, रिजल्ट में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है और प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड। यही जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है, तो ये एनर्जी क्या होता है, दैट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी इसे बनाया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारी एनर्जी करेंसी, जब भी हमें जरूरत हो तो यही एटीपी इस्तेमाल की जाती है। अब कहने का मकसद ये है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी कहाँ बन रही है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान ये एनर्जी रिलीज होती है, दिस एनर्जी इज देन यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस, मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज बॉडी में परफॉर्म करने के लिए हमें इस एनर्जी की जरूरत है। अब ये एनर्जी जो है ये हमें चाहिए, ये कहाँ से एनर्जी मिलेगी, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से। ग्लूकोज ब्रेक होगा तो ये हमें मिलेगी, और ग्लूकोज जब ब्रेक होता है तो उस वक्त हमें ऑक्सीजन दरकार होता है। तो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड के जरिए आ जाता है सेल्स में, और सेल में ये प्रोसेस होता है। अब जब टिश्यूज में ऑक्सीजन आ गया, देखिए ये दिस इज व्हाट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द टिश्यूज ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज को ब्रेक करने में, और रिजल्ट में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। चलो वाटर तो अगर ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में नहीं है तो इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज टू मच डेंजरस फॉर आवर बॉडी। ठीक है, ये एसिडिक इन नेचर है, एसिडिक नेचर का है, आगे सेकंड ईयर में, फर्स्ट सेकंड ईयर की क्लास में पढ़ोगे। ये जो है वाटर के साथ फिर मिलके कार्बनिक एसिड बनाता है, और वो फिर स्प्लिट होकर बाइकार्बोनेट आयंस बनाता है, तो वो फिर दैट बिकम्स डेंजरस फॉर आवर बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को अब क्या करना है, बॉडी से निकालना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अब ये नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लाके फिर दूसरे तरीके से लंग्स में पहुंचा दिया जाता है, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है, ऑक्सीजन वापस लिया जाता है, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब ये नॉर्मली, अभी मैं मतलब ये है कि नॉर्मल अगर बातें कर रहा हूँ तो इस दौरान भी सब कुछ हो रहा है, हम बैठ रहे हों तो सो रहे हों, जिस वक्त भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, और उस दौरान यही ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकालना पड़ेगा। अब ये हम बात करें नॉर्मल इंसान जो थ्रू आउट लाइफ ये प्रोसेस चलाता है, इसके दौरान क्या क्या दो किस्म के गैसेस हैं, ऑक्सीजन दरकार है हमें, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट बी रिमूव्ड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको बॉडी से निकालना जरूरी है। अब क्या है, जिस वक्त हम नॉर्मल हो तो फिर ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो यहाँ पे ऑक्सीजन आता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, लेकिन ये ऑक्सीजन टिश्यूज के लिए चाहिए, ये आता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है यहाँ पे जो खतरनाक है वो आके यहाँ से निकलता है, तो दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड खतरनाक है, ऑक्सीजन दरकार है, तो इनके लिए ब्रीथिंग नॉर्मली होती है, एंड दैट इज 15 to 20 टाइम्स पर मिनट। ये जिस वक्त हम नॉर्मल रेस्ट कंडीशंस की बात करते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, अब देखें, ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है, हम बहुत ज्यादा हैवी वर्क कर रहे होते हैं, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा वजन उठा रहे हैं, कोई खेल रहे हैं, तो उस दौरान बॉडी को ये सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए
क्या है, बहुत एनर्जी दरकार है। नॉर्मल कंडीशन की निस्बत एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। जब भी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है तो इस एनर्जी के डिमांड को पूरा करने के लिए हमें इस सेलुलर रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन है, ये प्रोसेस, ये बढ़ाना होगा। जब भी सेल्स ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ये प्रोसेस बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रिजल्ट में दो काम होंगे। रिजल्ट में एक तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिकदार में बनेगा, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है, ब्रीथिंग रेट चेंज हो जाता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज चेंज, दैट इज अ लिटिल बिट स्पीड अप। इसको थोड़ा सा तेज किया जाता है ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आए, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। ठीक है, सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज वी कैन से दैट व्हाट रेट ऑफ ब्रीथिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेट ऑफ ब्रीथिंग इज इंक्रीज्ड। जाहिरी बात है कि एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि ये एक्सरसाइज किया जा सके, तो उसके लिए रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा ऑक्सीजन आए, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए। अब ये कैसे बढ़ाया जाता है, क्वेश्चन ये जहन में बनता है। ये तो बात करेंगे कि ये कितना बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ता है। ठीक है, ये रेट ऑफ ब्रीथिंग इसमें इंक्रीज कितना आता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसको कैसे तेज किया जाता है, अंदर हमारे बॉडी में चेंजेस क्या आते हैं, तो उसकी बात करते हैं। क्या है कि यहाँ पे एक दफा फिर आते हैं, यहां से आगे हम नहीं गए थे, ऑक्सीजन आ गया, ये प्रोसेस हो गया और तेजी के साथ हो रहा है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बॉडी टिश्यू से मैंने डायरेक्ट ब्रेन की तरफ वो दिया है, ये असल में बॉडी टिश्यू से लाया जाता है हार्ट में, और हार्ट से फिर उसकी तरफ जो है वो भेजा जाता है ब्रेन की तरफ। ठीक है, और या ये है कि सर्कुलेशन के दौरान भी जो है ना ये ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है। जो ही ब्लड पहुंचता है ब्रेन में, इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में लोडेड अप होता है। अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो नॉर्मली हमारे ब्लड में ईच 100 ml में 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर मौजूद है तो फिर नॉर्मल है, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग होगी। अगर इससे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है, यानी एक्सरसाइज के दौरान ज्यादा रिस्पिरेशन हो रहा है, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो ये इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में शामिल होता है, यही ब्लड जो जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, ये ब्लड जब आता है ब्रेन में, तो ब्रेन में इस रिस्पायरेशन के लिए, ब्रीथिंग के लिए एक सेंटर है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये देखें, दिस इज ब्रेन, ये ब्रेन है और ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में क्या क्या चीज मौजूद है, यहाँ पे रिस्पायरेशन सेंटर मौजूद है, रिस्पायरेशन सेंटर इज प्रेजेंट है। अब यहाँ पे रिस्पायरेशन सेंटर है जिसने आपके ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। तो जो ही ज्यादा कंसंट्रेशन यहाँ आ जाता है, वो कंसंट्रेशन इस रेस्पिरेटरी सेंटर को, जिसमें दो पार्ट्स के होते हैं, एक इंस्पायरेटरी सेंटर और दूसरा एक्सपायरेटरी सेंटर, तो वो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, ये स्टिमुलस लेता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड से। यहाँ इसको पता चल जाता है कि ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ गया है। तो यहाँ से कुछ नर्व्स आते हैं, यहाँ से कुछ नर्व्स आते हैं, कुछ नर्व्स जो हैं वो दिए जाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स को, और कुछ नर्व्स आके प्रोवाइड किए जाते हैं डायफ्राम को। तो ये दो किस्म के नर्व्स जो हैं, इनमें से वो नर्व जो इंटरकोस्टल मसल्स को सिग्नल्स देते हैं, इंपल्सेस देते हैं, इनको कहते हैं इंटरकोस्टल नर्व्स। These are called as intercostal nerves। और वो नर्व्स जो डायफ्राम को वो सिग्नल्स देते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज फ्रीनिक नर्व्स। इन्हें फ्रीनिक नर्व्स कहा जाता है। तो क्या क्या किया जाता है, जब हाई कंसंट्रेशन वाला ब्लड यहाँ आ जाता है, इट स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द ब्रेन, स्पेशली मींस इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो इस रेस्पिरेटरी सेंटर को जब स्टिमुलेट किया जाता है तो ये क्या करता है, इट्स sends messages through intercostal nerves and through phrenic nerves
to the intercostal muscles and diaphragm respectively. ये क्या करते हैं, इसी तरह इंटरकोस्टल मसल्स को इंटरकोस्टल नर्व्स और डायफ्राम को फ्रेनिक नर्व्स के जरिए मैसेजेस भेजते हैं। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन इधर इसको स्टिमुलेट करता है, इतने ज्यादा सिग्नल्स आते हैं, जिसके रिजल्ट में इतनी ज्यादा जल्दी ये इंटरकोस्टल मसल्स और फ्रेनिक डायफ्राम के मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है, वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में या मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा है कि जब इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, डायफ्राम कंट्रैक्ट होता है, तो लंग्स भी कंट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, एक्सहेलेशन होता है। और इसी तरह फिर जब इस दौरान जो है ना रिब्स को उठाया जाता है और डायफ्राम को नीचे लाया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि लंग्स एक्सपैंड होते हैं, कंट्रैक्ट नहीं होते, एक्सपैंड होते हैं और ऑक्सीजन अंदर आता है। इंस्पायरेशन इस दौरान होता है। फिर जब ये रिलैक्स हो जाते हैं इंटरकोस्टल मसल्स भी और फ्रेनिक क्या है डायफ्राम के मसल्स भी, तो ये क्या है, ये प्रेशर डालते हैं उस पे लंग्स कंट्रैक्ट होते हैं एंड एक्सपायरेशन अकर्स। तो जितने ज्यादा कंसंट्रेशन इधर इनको मिलेगा इस रेस्पिरेटरी सेंटर को, ये इतने ज्यादा सिग्नल्स भेजता है इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम के मसल्स की तरफ, जिसकी वजह से ज्यादा कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फेज शुरू हो जाता है और इस तरह ब्रीथिंग में इंक्रीज आता है। अब आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए और इतनी ज्यादा तेजी के साथ ये ब्रीथिंग फिर होती है, इतनी ज्यादा तेजी के साथ ब्रीथिंग होती है। तो इसी तरह डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा काम कर रहे हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि अराउंड अबाउट 30 to 40 टाइम्स पर मिनट, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट जो है एक्सरसाइज के दौरान वो बढ़ा दिया जाता है। एनी हाउ डिपेंड करता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। ये प्रैक्टिकल में भी आपके शामिल है। 10th में मैंने भी खुद भी प्रैक्टिकल करवाया है बच्चों से। रेस्ट में भी हमने स्टॉप वॉच के जरिए चेक किया था 1 मिनट में कितने टाइम्स, तकरीबन 15-16 से 20 तक इतने टाइम्स आता है। लेकिन जब उनको मैंने दौड़ लगाई थी, उसके बाद 30 से 40 तकरीबन एवरेज आ रहा था और कोई 50 तक भी, जिस बास बच्चों की वो जो रफ्तार है ब्रीथिंग की वो बढ़ गई थी। तो कहने का मकसद ये है कि ये पूरा प्रोसेस होके क्या होता है, ब्रीथिंग का रेट बढ़ जाता है और एक्सरसाइज के दौरान नॉर्मली एवरेज में जो है वो 30 से 40 टाइम्स पर मिनट जो है वो एक्सरसाइज होता है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग क्या है, नॉर्मली ये 15 to 20 टाइम्स है जब नॉर्मल कंडीशंस होते हैं। लेकिन जब एक्सरसाइज शुरू हो जाता है तो ये इवन 30 to 40 टाइम्स तक भी पहुंच जाता है। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए ब्रीथिंग बढ़ जाती है। और ब्रीथिंग कैसे, मैकेनिज्म ये है, ब्रेन को कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मिलता है, वो स्टिमुलेट होके मैसेजेस भेजना बढ़ा देता है और इस तरह कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन तेज हो जाता है। तो दिस इज अबाउट द होल स्टोरी ऑफ द रेट ऑफ इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द रेट ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे जो है ना वो ले सकते हैं। 0333943836, ये मेरा 943836 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं या कमेंट्स में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं दोनों को चेक करता हूँ, कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि आपके क्वेश्चंस का बर वक्त आंसर दिया करूँ। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।